हेलो एवरीवन, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑन पीटी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। देखो, पीटी के अंदर रीडिंग सेक्शन के अंदर क्या आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम के रीडिंग में स्कोर नहीं बनता। बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलरली मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बताते हैं कि सर रीडिंग में स्कोर नहीं बन रहा। तो बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को समझेंगे डिटेल में तो आपका डेफिनेटली रीडिंग के अंदर स्कोर बनेगा ही बनेगा। और अगर आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, चाहे वो टॉफल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आप एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पीटी में कैसा आता है, इस तरह का एक टॉपिक आता है, लाइक कुछ आपको पैसेज दे रखा होगा, बीच में कुछ ब्लैंक्स होंगे और आपको इनको फिल करना होगा। सम ऑप्शंस विल बी गिवन, तो इनमें से आपको चूज करके फिल करना होगा। तो इसको क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी बोलते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना हमें कुछ बातों को समझना होगा। पहली बात क्या है, आपको ये समझनी होगी कि अगर आपके सामने प्रेपोजिशन लिखा मिले कभी भी और इसके आगे ब्लैंक हो, तो इसके अंदर आपके पास 4 या 5 आंसर्स हो सकते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। जैसे इन, ऑन, अंडर, ओवर, अबव, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेपोजिशन के। इनटू, बिहाइंड। और अगर आपको डिटेल में प्रेपोजिशन पढ़ना है तो मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में प्रेपोजिशन पढ़ा रखा है। अब देखो, प्रेपोजिशन के बाद अगर ब्लैंक लिखा मिले तो पहला आंसर आपका हो सकता है नाउन। सेकंड, अगर आपका ध्यान रखना है कि अगर आंसर होगा तो अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी ही आएगी। और थर्ड आंसर क्या हो सकता है, प्रोनाउन रिसीवर केस। और फोर्थ आंसर आपका हो सकता है एडजेक्टिव प्लस नाउन। और फिफ्थ आपका आंसर हो सकता है एडजेक्टिव प्लस, सॉरी, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्या है ये समझते थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा नाउन क्या होता है। देखो, दुनिया में कोई भी चीज है वो नाउन है, आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा। वर्ब क्या होता है, दुनिया में कोई भी काम है वो वर्ब है। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो गुण या अवगुण को बताते हैं। और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अब देखो, मान लो कि आपकी यहाँ पे हम टू की बात नहीं कर रहे हैं, टू को छोड़कर हम बात कर रहे हैं एक बारी। जैसे जैसे आप वीडियोस को देखते जाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जाएगी। देखो, अगर आपके सामने कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन लिखा मिले तो पहला आंसर क्या हो सकता है, आपका नाउन इसके अंदर आंसर आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई लिव इन इंडिया। और तो यहाँ पर इन क्या प्रेपोजिशन है और इंडिया क्या नाउन है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल आ गया कि प्रेपोजिशन के बाद अगर ब्लैंक आए तो हमारा आंसर हो सकता है नाउन। सेकंड चीज क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ डैश टू म्यूजिक। अब देखो, जैसे ये हमने क्या लिखा, आई एम फॉन्ड ऑफ डैश टू म्यूजिक। अब मान लो हमारे पास ऑप्शन है लिसन और एक ऑप्शन है लिसनिंग। देखो हमारा आंसर क्या आएगा। देखो, ऑफ क्या चीज है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी ही आती है। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, लिसनिंग आएगा, लिसन नहीं आएगा। ऐसे मैं बोलता हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन डैश इंग्लिश। अब देखो, मान लो मैं यहाँ पर ऑप्शन दो, एक तो लर्न देता हूँ और एक में देता हूँ आपको लर्निंग। तो आपका आंसर क्या होगा, इन क्या चीज है, प्रेपोजिशन है। और अगर कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी आएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, तो आईएनजी वाला आंसर आएगा। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है। दूसरा, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो हमेशा आईएनजी आएगी। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ये दूसरी बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो प्रेपोजिशन के बाद ना अगर प्रोनाउन आएगा, देखो प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में प्रोनाउन को। तो ये हमेशा रिसीवर केस का प्रोनाउन आएगा। और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, हमें समझना होगा सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई टीचर है और ये क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इस पिक्चर में देखो, जो काम करने वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंडर बोलेंगे। सेंडर का मतलब देने वाला। और जो बच्चे इनके ऊपर काम हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे। अब देखो, प्रोनाउंस को क्या है, जैसे आई क्या है, सेंडर है इंग्लिश में। ही क्या है, सेंडर है। शी क्या है, सेंडर है। दे, वी, यू और इट, ये सब के सब सेंडर होते हैं।
और अगर आई को आपने रिसीवर बनाना है तो ये क्या बन जाएगा, मी। ही का रिसीवर क्या बन जाएगा, हिम। ऐसे शी का रिसीवर क्या बन जाएगा, हर। दे का रिसीवर क्या बन जाएगा, देम। वी का रिसीवर क्या बन जाएगा, अस। यू का रिसीवर यू रहेगा और इट का रिसीवर इट रहेगा। तो देखो जब कोई रिसीवर आएगा ना, आपने क्या ध्यान रखना है, अगर प्रेपोजिशन लिखा मिले, इसके आगे ब्लैंक लिखा मिले, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद रिसीवर लिखे जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आई एम गोइंग विद डैश। अब विद क्या चीज है, प्रेपोजिशन है। विद के आगे ब्लैंक आ गया। अब मान लो मैं ऑप्शन देता हूं ही, हिम, वी या दे। चार ऑप्शन आ गए हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें बिल्कुल इजीली हम जज कर सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा। सिर्फ समझाने के लिए बिल्कुल इजी लेवल आंसर रख रहा हूँ। आई एम गोइंग विद डैश, तो विद क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी प्रोनाउन आएगा तो रिसीवर आएगा। देखो ही तो सेंटर है तो ये आंसर नहीं होगा, वी सेंटर ये आंसर नहीं होगा, दे सेंटर आंसर क्या आएगा, हिम आएगा। तो विद हिम, तो आंसर क्या बनेगा, आई एम गोइंग विद हिम, मैं उसके साथ जा रहा हूं। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है। दूसरी बात, अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। तीसरी बात, प्रोनाउन अगर आएगा तो रिसीवर आएगा, जैसे कि हिम, हर, देम, अस। और नेक्स्ट है एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है प्रेपोजिशन के बाद। देखो ये भी हमें समझना पड़ेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखो दुनिया में कोई भी चीज है ना, उसका जो प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कोई घर है, तो ये क्या है, नाउन है। ये क्या बन गया, हाउस, ये नाउन बन गया। ऐसे में लिखता हूँ बॉय, ऐसे में लिखता हूँ गर्ल, ऐसे में लिखता हूँ रिवर, ऐसे में लिखता हूँ वाटर, ऐसे में लिखता हूँ कार, मैं लिखता हूँ माउंटेन। तो ये सब के सब क्या है, नाउन है। अब देखो नाउन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो पहले लिखी जाती है। तो ऑनेस्ट बॉय, तो देखो इसका मतलब क्या बना, ईमानदार लड़का। तो ऑनेस्ट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। मैं बोलता हूँ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए लड़की तो नाउन है और गर्ल क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। मैं बोलता हूँ बिग रिवर, बिग क्या है, एडजेक्टिव है, रिवर क्या नाउन है। कोल्ड वाटर या हॉट वाटर, तो वाटर तो नाउन है लेकिन कोल्ड या हॉट क्या एडजेक्टिव है। कार, मैं बोलता हूँ वंडरफुल कार, वंडरफुल कार, तो कार तो नाउन है, वंडरफुल क्या एडजेक्टिव है। माउंटेन तो नाउन है लेकिन बोलता हूँ ह्यूज, ह्यूज माउंटेन, तो ह्यूज क्या बन गया, एडजेक्टिव। यानी कि जो नाउन होते हैं इनके पहले उनके एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। अगर आपके पेपर में नाउन लिखा मिले और इसके पहले आपको ब्लैंक मिले, तो इसका ये मतलब है यहाँ पर एडजेक्टिव आपका आंसर आएगा। इसी तरह से अगर आपके पेपर में एडजेक्टिव लिखा मिले, उसके आगे ब्लैंक पड़ा हो, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा नाउन। तो ये पैटर्न भी आपको यूजफुल बन सकते हैं जब हम फिल इन द ब्लैंक सीखते हैं। तो पहली बात हमने क्या सीखी, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है। दूसरा, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो आईएनजी आएगा। तीसरा, प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा रिसीवर केस आएगा। और फोर्थ हमने पॉइंट ये पढ़ लिया कि प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा जाता है। और फिफ्थ बात आपको क्या ध्यान रखनी है, प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी लिखा जाता है। इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे, इसको हम लेटर कवर करेंगे। फिलहाल आप ये चार बातों को ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं हमारे क्लोजेस की तरफ, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है। देखो सबसे पहली बात क्या है, अब हमने कुछ बातें सीख ली हैं कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है, प्रोनाउन का रिसीवर केस आ सकता है। अब कैसे हमें अटेम्प्ट करना है ये देखना है। देखो जब आप कोई फिल इन द ब्लैंक करते हो ना, तो आप इसको फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप इसको रीड करो थोरोली। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या है, थोरो रीडिंग है। आपको इसको पूरा का पूरा पढ़ना होता है, उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपने इस तरह से नहीं करना कि पहले आप फर्स्ट वाला करोगे, फिर आप सेकंड करोगे, फिर आप थर्ड करोगे, फिर आप फोर्थ करोगे। आपने ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, इस तरह से नहीं करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा रीड करना है, पूरा रीड करो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको फिल करना स्टार्ट करना है। फिल कैसे करना है, जो आपको आता है, जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है, जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, वही आपने पहले फिल करना है। जैसे मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आपको, जैसे चार में से आपको लगता है कि सेकंड आपको आता है, तो आप सेकंड को पहले फिल करोगे। उसके बाद आप दोबारा इसको रीड करो और उसके बाद आपको लगता है कि अब आपको फोर्थ आता है, फिर आप फोर्थ रीड करो। फिर आप इसको 2 या 3 बार पढ़ोगे ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी।
तो मेन बात क्या ध्यान रखनी है, जब आप क्लोज टेस्ट करते हो, फिल इन द ब्लैंक्स करते हो, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने सीक्वेंस में फिल करना है, लाइक 1 2 3 4। आपने पहले रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और जो ब्लैंक आपको लगता है कॉन्फिडेंटली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उससे आपने स्टार्ट करना है। फिर से आप रीड करोगे और फिर आप सेकंड उस ब्लैंक को फिल करोगे जो आपको कॉन्फिडेंस है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कुछ ग्रामर के रूल्स को ध्यान रखेंगे। अब इसको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्लास्टिक पॉल्यूशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। देखो सबसे मैं सारा पढ़ लेता हूँ। बट पब्लिक एंड डैश इंटरवेंशन आर अबाउट टू चेंज दैट। देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम किसकी बात हो रही है, प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही है ये हमारे हाथ से बाहर हो रही है, लेकिन पब्लिक का इंटरवेंशन, यानी कि अगर पब्लिक क्या करे, इसमें इंटरफेयर करे, इंटरवेंशन दखल दे, तो ये चेंज हो सकता है। अबाउट 9 बिलियन किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रीचेज द बर्ड्स ओशियन फ्रॉम कोस्टल एरियाज एनुअली। देखो जो कोस्टल एरिया क्या होता है, जैसे मान लो इंडिया का मैप है और ये क्या है, समुंदर है सारा का सारा। तो समुद्र के एरिया को क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं। जो समुद्र के साथ तट लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोस्टल एरियाज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अबाउट 9 बिलियन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कहाँ पे पहुंचता है, वो वर्ल्ड्स के ओशियन के जो कोस्टल एरियाज है वहां पे पहुंच जाता है। और ये प्लास्टिक क्या करता है, ये कॉज करता है हार्म, ये जानवरों को हार्म करता है, जो कि मेराइन क्रिएचर्स है। मेराइन का मतलब समुद्र, समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनको तंग करता है, खराब करता है। जैसे कि टर्टल, टर्टल क्या होता है, कछुआ, वेल्स एंड सी बर्ड्स दैट स्टार्व बिकॉज देयर बॉडीज आर फुल ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल। क्योंकि वो उनको भूख लगती है, भूख के कारण तड़पते हैं वो, क्योंकि अब उनके जो बेलीज हैं, बेलीज का मतलब होता है पेट, वो पूरे प्लास्टिक से भर गए हैं, लिविंग नो रूम फॉर अ रियल फूड। अब उनके पेट में कोई जगह नहीं है रियल फूड के लिए। अ डैश स्टडी about the potential adverse impacts of tiny pieces of plastic in the marine food chain says that it might adversely dash ह्यूमन हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। और देखो एक स्टडी की गई है जो कि ये बताती है कि इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं, यानी कि बहुत बुरे प्रभाव हैं ऑफ जो टाइनी पीसेस ऑफ प्लास्टिक हैं, जो जानवर हैं, जो क्रिएचर्स हैं समुद्र के अंदर, जब वो खाते हैं तो इन टाइनी, यानी टाइनी में छोटे छोटे पीसेस हैं प्लास्टिक के, इनका बहुत बुरा असर पड़ता है मेराइन फूड चेन के ऊपर। जो समुद्र की फूड चेन है उसके ऊपर इसका बहुत बुरा असर है। साथ ही साथ क्या है, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के लिए भी क्या है, इसका बुरा प्रभाव है। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार रफ हमने आइडिया ले लिया कि पैराग्राफ किसके बारे में है, किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इनके अंदर फिल करना है। देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अब हम स्टेप बाय स्टेप अगर फिल करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट फिल करना है, फिर सेकंड फिल करना है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा नहीं करना। आपको जो लगता है कि जो आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस बेस पे, अपनी कॉमन सेंस या अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जो आपको लगता है कि आपका बेस्ट आंसर है, आप सबसे पहले उसको फिल करेंगे। जैसे देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो अ डैश स्टडी, स्टडी कैसी होगी, रीसेंट स्टडी होगी। देखो ये तो आपने बहुत बार रीडिंग में पढ़ा ही होगा, तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे रीसेंट वर्ड आएगा, तो हमने एक वर्ड को फिट कर दिया। लेकिन रीसेंट हमारा खत्म हो गया, हमारे 3 वर्ड्स रह गए, अवेयरनेस, अफेक्ट एंड स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे क्या, इट माइट एडवर्सली अफेक्ट होगा, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ने को क्या बोलते हैं, अफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो हमने दो देखो क्लियर कर ली है, अफेक्ट एंड रीसेट, तो बिल्कुल सिंपल थी, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। दोनों खत्म हो गए। अब हमारा यहाँ तो रह गया अवेयरनेस, या रह गया स्ट्रेस। अब ऊपर पढ़ते हैं, देखो द प्रॉब्लम कोज्ड बाय प्लास्टिक पोल्यूशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। जो पोल्यूशन है प्लास्टिक के कारण, उसकी प्रॉब्लम क्या है, आउट ऑफ हैंड हो रही है। बट पब्लिक की डैश एंड इंटरवेंशन, देखो एंड क्या चीज है, कंजंक्शन है। अब हमें छोटी सी बात क्या सीखनी पड़ेगी, देखो हमें क्या सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में ना कंजंक्शन होते हैं, ये आप सबने पढ़ा भी होगा। और देखो एंड क्या है, एक कंजंक्शन है, एंड क्या है, कंजंक्शन है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आता है ना, वही इसके राइट हैंड साइड पे आता है। मान लो एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा मिला आपको नाउन, तो इसका क्या मतलब है, राइट हैंड साइड पे भी नाउन ही लिखा जाएगा। अगर एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखा मिला वर्ब, तो इसके राइट हैंड साइड पे भी वर्ब ही लिखा जाता है। एंड के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा मिले एडजेक्टिव, तो आपने क्या ध्यान रखना है, इसके राइट हैंड साइड पे भी क्या है, एडजेक्टिव भी लिखा मिलता है। और एंड के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एडवर्ब लिखा मिलेगा, तो इसके राइट हैंड साइड पे भी एडवर्ब ही लिखा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, राम एंड श्याम। देखो यहाँ पर क्या एंड आ गया, और राम क्या नाउन है और श्याम भी क्या नाउन है। ऐसे मैं बोलता हूँ टॉल एंड ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पर क्या एंड आ गया, अब एंड के पहले टॉल यानी कि लंबा, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो यानी कि ये क्या आ रहा है, मतलब कि दोनों ही एडजेक्टिव है, यानी कि एंड के अगर जो चीज पीछे होगी वही चीज आगे होगी। ये आपको बहुत हेल्प करेगा टिप, आपने फिर इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो यहाँ पर एंड आ गया, अब एंड के आगे लिखा है इंटरवेंशन।
इंटरवेंशन नाउन है, कैसे पता लगा? क्योंकि ION आ रहा है। इसका क्या मतलब? इसके पहले भी नाउन आएगा। तो देखो अवेयरनेस भी नाउन है और स्ट्रेस भी नाउन है, दोनों वर्ड्स नाउन है। अब इसको रीड करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्लास्टिक पोल्यूशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड बट द पब्लिक अवेयरनेस। लेकिन पब्लिक की अवेयरनेस और इंटरवेंशन, देखो अब ये हमने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर पब्लिक जागरूक होगी तभी तो बदलाव होगा। यानी कि देखो प्रॉब्लम है और बट क्या है, पब्लिक की अगर अवेयरनेस है तो सोल्यूशन है। तो आगे क्या है, पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। और देखो स्ट्रेस एक नेगेटिव वर्ड है और अवेयरनेस एक पॉजिटिव वर्ड है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें हमने आंसर क्या कर दिया, अवेयरनेस। क्या आंसर कर दिया, अवेयरनेस। अब देखो द प्लास्टिक कोजेस स्ट्रेस एंड हार्म। देखो एक्चुअली ये एंड यहाँ पर नहीं आएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा, स्ट्रेस एंड हार्म। देखो ये हमने पढ़ लिया, अ रीसेंट स्टडी, ये भी सिंपल था। एडवर्सली अफेक्ट, ये भी सिंपल था। और स्ट्रेस एंड हार्म, देखो एंड आ गया तो एंड के पीछे भी नेगेटिव है, आगे भी नेगेटिव शब्द है, सेम है। स्ट्रेस नेगेटिव वर्ड है, हार्म भी नेगेटिव वर्ड है, सेम नेचर के वर्ड्स आएंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, अवेयरनेस आएगा। तो इस तरह से आप आइडिया लगा के सबके सबको कर सकते हैं। आई होप कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ। और इस वीडियो में इतना ही है, विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। और आपको अगर डिटेल में सीखना है तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मयंक सर इंग्लिश क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर से। थैंक यू।